ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने 5 बाण छोड़े जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहूं धीर सबके मन मन से जहरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु।
सही विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सर सरव करि गान नाचहि अपचरा सकल कला करी कोटि विधि हारऊ सेन समेत चलीन अचल समाधि शिव कोपयु हृदय निकेत चढ़यु मदनु मन माखा सुमन चापनी जसर संधाने अतिरिसता की श्रवण लगिताने छाड़े विषम विशिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे भयउई समन क्षोभु विसेखी नयन उघारी सकल दिशि देखी सौरभ पल्लव मदनु विलोका भयहु कोप कंपे त्रिलोका दर पे सुर भय असुर सुखारी समुझे काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम करि बिनती विभित विधि जोरि कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानी रखी बोले सही अब तैरति तब नाथ करे होई नाम आनंद बिनु बपु व्यापि सबहि पुनि सुनो निज मिलन प्रसंग आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत सिंगापुर के संबंधों में मजबूती। आलेख सना हाशमी का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी PAP की गत सप्ताह 2020 के आम चुनावों में जीत के बाद सत्ता में वापसी हुई। मतदाताओं की संख्या 96% थी। PAP ने संसद की 93 सीटों में से 83 पर जीत दर्ज की। शेष
10 सीटों पर विपक्षी वर्कर्स पार्टी की जीत हुई। 1959 में पहली बार सत्ता में आने के बाद पीएपी का ये लगातार 15वां कार्यकाल है। सिंगापुर के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अर्थात सरल बहुमत प्रणाली पर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग को उनकी चुनावी जीत पर उन्हें बधाई दी। सिंगापुर के चुनावी परिणाम के कारण भारत सिंगापुर के संबंधों में और निरंतरता आएगी तथा इसमें बढ़ोतरी होगी। भारतीय प्रधानमंत्री तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के नेतृत्व में संबंधों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1959 से 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे तथा सिंगापुर के संस्थापक दिवंगत ली कुआन यू की प्रधानमंत्री मोदी ने सदा प्रशंसा की है। एक आधुनिक सिंगापुर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं कहा जा सकता है। मार्च 2015 में यू के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रधानमंत्री ने भागीदारी की थी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ तथा नेताओं में शेर माने जाने वाले श्री ली कुआन यू का जीवन हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक की तरह है। उनके निधन की खबर उदासी भरी है। ली कुआन यू भारत के प्रशंसक तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका के सशक्त समर्थक भी थे। भारत की सभ्यतागत भूमिका तथा इस क्षेत्र के साथ प्राचीन संपर्कों के वे प्रशंसक थे तथा उनका मानना था कि एशियाई शक्तियों को परिवर्तित करने में भारत एक बड़ी भूमिका रखता है। सिंगापुर भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। 2018 में शांग्रीला संवाद के अपने मुख्य भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर आसियान का हमारा स्प्रिंग बोर्ड है। सदियों से ये भारत के लिए पूर्व का प्रवेश द्वार रहा है। ये पहली बार था जब भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी हिंद प्रशांत नीति को उच्चारित किया तथा आसियान को अपने हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मूल में रखा। 2020 भारत सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की स्थापना का 55वां वर्ष है तथा पूर्वोन्मुख नीति की शुरुआत के बाद सिंगापुर के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और निरंतर सहयोगपूर्ण रहे हैं। भारत तथा सिंगापुर 2015 से सामरिक साझेदार हैं। सिंगापुर भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए सैन्य तंत्र तथा सेवा सहयोग के परस्पर समन्वय के प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्षों ने 2018 में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान देशों में भारत की क्षेत्रीय तथा व्यापक विदेश नीति में सिंगापुर का हमेशा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगस्त 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सिंगापुर का दौरा किया था तथा 5S वाले प्रोत्साहन पर फोकस करने की सहमति बनी थी। जिन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की सहमति बनी थी वे व्यापार तथा निवेश में बढ़ोतरी, कनेक्टिविटी की गति बढ़ाना, स्मार्ट शहर, स्टेट फोकस तथा कौशल विकास के क्षेत्र हैं। 2005 में दोहरे कराधान से बचाव समझौते DTAA के एक संशोधन के साथ सिंगापुर भारत में निवेश के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में कुल FDI अंतर्वाह में सिंगापुर का योगदान 30% है। भारत सिंगापुर के संबंध किसी प्रकार के क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में स्वतंत्र हैं तथा अपनी दिशा ये स्वयं निर्धारित करते हैं। ये वास्तविकता कई पहलुओं में सहयोग के लिए इन्हें बहुवांछित स्थान देती है। ये संबंध बहुआयामी है तथा संबंधों की सुस्थिरता निरंतर फोकस से प्राप्त हुई है और भारतीय तथा सिंगापुर के नेताओं की बार बार होने वाली एक दूसरे के देशों की यात्राओं की इसमें बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 तथा 2018 में सिंगापुर का दौरा किया, जबकि प्रधानमंत्री ली ने 2016 तथा भारत आसियान स्मारक सम्मेलन के लिए जनवरी 2018 में कार्यकारी दौरा किया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC जैसे बहुपक्षीय मंच में भारत की उम्मीदवारी को लेकर सिंगापुर का दृष्टिकोण काफी समर्थन का रहा है तथा इसने UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे को समर्थन दिया है। सिंगापुर भारत प्रायोजित बहुपक्षीय नौसैनिक पारस्परिक विचार विमर्श हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद IONS का एक सक्रिय भागीदार है।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली की नेतृत्व वाली PAP की चुनावी जीत के साथ भारत सिंगापुर के संबंधों में अनवरत विकास तथा प्रगति होने की संभावना है। ये जीत सशक्त रणनीतिक, आर्थिक तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को और सशक्त बनाएगी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश भर में कोविड-19 से 5,71,460 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 17,989 मरीज रोग मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के अधिकतर हिस्सों में स्वस्थ होने की दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में नए मामलों में कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लगभग 1200 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 91,312 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामले 19,047 हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में संक्रमण के 1500 मामले सामने आए हैं। देश की वित्तीय राजधानी में संक्रमण के करीब 22,900 सक्रिय मामले हैं। चुशूल में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता चल रही है। ये वार्ता दोनों सेनाओं के बीच तनाव समाप्त करने वाली प्रक्रिया के बारे में है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। बिहार में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और अन्य जिले बाढ़ की चपेट में हैं।
लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का 2 सदस्यों वाला दल कोरोना विषाणु के स्रोत और इसके फैलने की जांच करने के लिए चीन गया है। चीन ने इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन दल की सभी जरूरी मदद करने का वादा किया है। अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में एबाक में एक सरकारी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि दक्षिण चीन सागर मामले में ये तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन का कहना है कि पेइचिंग इस संदर्भ में तथ्यों को बिगाड़ रहा है। माली के एक नागरिक पर टिम्बकटू में नागरिक युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के चलते हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रेम मानवता का प्रतीक है। मानव हृदय की उज्ज्वलता प्रेम से प्रतीत होती है। प्रेम का क्षेत्र अति विस्तृत है। जो लोग केवल अपने से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम उनके प्रेम से संकीर्ण होता है। जो अपने कुटुंबियों से प्रेम करते हैं और जिनका प्रेम कुटुंबियों तक ही सीमित रहता है, उनका प्रेम भी संकीर्ण होता है उन व्यक्तियों से जो देश से प्रेम करते हैं। जिस देश की धरा में हम जन्म लेते हैं, उसकी रज में लोट लोट कर हम बड़े होते हैं। जिसकी पवित्र वायु में हम सांस लेते हैं, जिसके सुशील तल जल को पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं और जो माता के समान ही लालन पालन करता है, उस स्वदेश के महत्व का चित्र क्या शब्दों में चित्रित किया जा सकता है? यदि कोटि कोटि मनुष्य, कोटि कोटि जिह्वाएं धारण करके स्वदेश के गौरव का गान गाएं, कोटि कोटि तुलिकाओं द्वारा चित्र अंकित करें, तो भी कोटि कोटि युगों में वो समाप्त नहीं होगा। इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सचमुच स्वदेश स्वर्ग से भी अधिक अलौकिक है। जन्मभूमि का गौरव उससे भी अधिक महान है। स्वदेश के चरणों पर एक नहीं, कोटि कोटि स्वर्ण निछावर किए जा सकते हैं। विष्णु पुराण में मातृभूमि के विषय में ये श्लोक सुनिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वदेश प्रेम स्वाभाविक है। स्वदेश की माटी, अन्न, जल, वायु और तेज से गठित शरीर में यदि देश प्रेम की भावना नहीं, तो वो संसार में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। देश प्रेम मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में भी तरंगित हुआ करता है। हिम प्रदेश में रहने वाले पशु पक्षी हिम के झोंकों को ही आनंद और सुख की तरंग मानते हैं। मरुस्थलों में धूल फांकने वाले पशु पक्षी कभी अपने देश को छोड़ने की कामना नहीं करते। कश्मीर के फलों को यदि बंगाल की धरती में लगाना चाहें, तो वे उग करके भी अपने देश की स्मृति में मुरझा जाएंगे। भारत की धरा पर निरंतर हरे भरे रहने वाले आम्र वृक्ष प्रयत्न करने पर भी रूस की धरती पर सूख जाएंगे। वो देश धन्य है, सौभाग्यशाली है, जिसके निवासियों के हृदयों में स्वदेश के प्रति
प्रेम होता है। स्वदेश प्रेम से देश में छाया हुआ निराशा का अंधकार काली की तरफ फट जाता है। चारों ओर प्रभात का सूर्य खिलखिलाकर हंसने लगता है। कोने कोने में, हृदय हृदय में, प्राण प्राण में एक नया भाव, एक नवीन चेतना झंकृत हो उठती है। स्वदेश प्रेम देश का प्राण होता है, उन्नति का मूल मंत्र होता है। स्वदेश का स्थान माता से भी अधिक उच्च और पिता से भी अधिक आदरणीय होता है। जो मनुष्य स्वदेश से प्रेम करता है वो माता से प्रेम करता है, पिता से प्रेम करता है, भाई से प्रेम करता है और देश के जन जन से प्रेम करता है। स्वदेश के प्रेम में माता पिता, भाई बहन और जन जन का प्रेम समाविष्ट रहता है। देश की आराधना अपनी संस्कृति, अपने धर्म की आराधना है। देश की आराधना में यदि शूलों की शैया या फांसी का वर्ण करना पड़े तो मुस्कुरा कर करना चाहिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।